हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का क्षैतिज भाग 2 जिसका पार्ट नंबर 11 राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया स्टूडेंट, जिसका पार्ट का नाम है बाल गोविंद भगत, उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। तो उससे पहले ये पार्ट जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। अब इनका नाम बेनीपुरी क्यों पड़ा, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म भारत के मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। इनके माता पिता का निधन जो था वो बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष इनको बहुत ही अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में इनका बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। उनका देहावसन यानी देह अवसान जो था वो 1968 में उनकी मृत्यु भी हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिका में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। यानी राम यहाँ पे बेनीपुरी वृक्ष यानी कवि के बारे में बताएं। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिका का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, उसके बाद जनवाणी और न्याय नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य जो था यहाँ पे वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जैसे यहाँ पे दिए पतितों के देश में ये एक उपन्यास है, चीता के फल ये कहानी है, उसके बाद अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्ति या रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, और जंजीरों और दीवारों आदि इनके संस्मरण आदि ये सब प्रसिद्ध हैं। आदि रचना में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्ट बाल गोविंद भगत शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मंझोला मतलब बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, यानी सेंटर वाला बीच का जो भाई होता है वो, जैसे 3 भाई हैं तो आप बीच वाले, इसका मतलब दूसरे नंबर के भाई, यानी आपको मंझोला कहा जाएगा। कमली मतलब कंबल। पतोहू मतलब यहाँ पे पुत्र की स्त्री, ठीक है, यानी पुत्र की कह सकते हैं, स्त्री कह सकते हैं, बहू भी कह सकते हैं। रोपनी मतलब धन की रोपाई, ठीक है। कलेवा यानी सवेरे का जलपान। उसके बाद आगे दिया पुरवाई यानी पूरब की ओर से बहने वाली हवा, जिसे पुरवाई बोलते हैं। उसके बाद अधरतिया मतलब आधी रात। उसके बाद खजड़ी मतलब ठफनी के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र। निस्तब्धता यानी सन्नाटा, सुनसान। लोही प्रातः काल की ललिका मतलब यहाँ पे लोही। अब स्टूडेंट्स आगे दिया है कुहासा यानी क्या होता है, कोहरा, जो ठंडी के समय देखने मिलता है। आवृत यानी ढका हुआ, आच्छादित। कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा यानी कम बुद्धि वाला। शंबल यानी क्या होता है, सहारा। तो इस तरह स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग फिनिश होती है। अब यहाँ पे हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ 11। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, यानी वो दूसरे नंबर के बाल गोविंद जो थे वो दूसरे नंबर के भाई थे, जिसमें गोरा चिट्टा कहते हैं ना, बहुत गोरा इंसान, और 60 से ऊपर के ही होंगे। 60 यानी 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे, उनके बाल जो थे वो पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, मतलब यहाँ पे जटाजूट मतलब यहाँ पे पूरा भरा हुआ कह सकते हैं यहाँ पे दाढ़ी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया, मतलब जगमग किया करता था, मतलब एकदम अच्छा लगता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। उसके बाद जब जड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले की तुलसी की जड़ों की एक
बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे, मतलब जो बताए गए अनुसार नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे, मतलब वो घर वाले थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतु, ठीक है, बेटा, उनका बेटा, और ये उनकी कह सकते हैं बहू, पतु मतलब बहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। यानी यहाँ पे जो हमारे कवि जो हैं इस पाठ के, रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने बाल गोविंद को तो नहीं देखा, लेकिन उनके पतु यानी बहू और उनके बच्चे को तो अच्छे से देखा था, और उनका साफ सुथरा यानी अच्छा मकान था उस समय, ऐसा ये इनके परिचय में हमने अभी देखा। अब हम यहाँ पे भरत साधु के प्रवृत्ति के बारे में देखेंगे। आगे दिया है, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, यानी जो कबीर थे उनको साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, एकदम सही सही बात करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। यानी खामखा मतलब खाली कैसे बेवकूफ़ी, ठीक है, यानी किसी से खामखा झगड़ा भी नहीं मोल लेते, किसी भी मतलब किसी की चीज़ नहीं छूते, ना किसी से पूछे में व्यवहार लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। यहाँ पे स्टूडेंट्स कौतूहल मतलब है जिज्ञासा से है। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कबीर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते, और उनके घर से 4 कोस दूर था, उनका घर जो था 4 कोस दूर था, यानी 4 किलोमीटर कह सकते हैं। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे वो घर लाते, और उसी से अपना गुजार बसर उनका चलता। इन सबसे ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके गंठ से निकलकर सजीव को उठते, मतलब ऐसे वो वीणा बोलते थे। अषाढ़ की रिमझिम है, यानी बारिश जब होती है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, और कहीं रोपनी मतलब यहाँ पे जो कटाई करते हैं ना, रोप करते हैं वो। धान की पानी भरे खेतों में कच्चे बच्चे जो हैं वो उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, और आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम कहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, ठंडी हवा जो है वो ठंडी हवा पूरब से चल रही है, जो हमने शब्दार्थ के अंदर पढ़ा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झांकर सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन, यह पूछना ना पड़े। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर के कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, मतलब वो भी कीचड़ में यहाँ पे कह सकते हैं सौंधे हुए हैं। उनकी अंगुली एक एक थान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिछा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी के मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं जब वो इतना मधुर गाते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें होंठ उठाते हैं और वे गुनगुनाने लगती हैं। उसके बाद हलवाहे यानी जो हल चलाने वाले हैं, पैर टाल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाले की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। इस प्रकार बाल गोविंद का यह संगीत यह एक जादू जैसा लगता है। बदों की वह अंधेरी अंधरतियाँ, यानी भादो, यहाँ पे भादो मतलब बादलों की जो अंधेरी अंधरतियाँ, मतलब आधी रात जो होती है वो, अभी थोड़ी देर पहले यानी मूसलाधार बारिश खत्म हुई थी। बादलों की गरज यानी जो आवाज़ जो होती है वो बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो तो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या ददुरी की टरटर बाल गोविंद भगत के संदिग्ध को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी ठिमक ठिमक बज रही है और वे गा रही हैं। क्या कहती हैं, तो यहाँ पे दिया है, गोदी में पीवा चमक उठे सखियां, जिहुक उठे ना, हाँ पिया दो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं वो अकेली हैं। चमक उठती हैं इसका मतलब बताया, चिहुक उठती है मतलब चिहुक यानी आवाज़ से उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भदों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कोद उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका दे, मतलब किसी को ना चौंका दे। अरे
अरे अब सारा संसार निस्तब्ध था, यानी एकदम सन्नाटे में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जरा जाग। ये सुनकर सारे लोग जो तो जाग जाते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभा शुरू हुई तो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे उठते, न जाने किसी वक्त जागकर वो नदी स्नान को जाते, गांव में 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव की बाहर बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़ पर अपनी खजड़ी, यहाँ पे जो बजाने वाला था, वो लेकर जा बैठते और अपने गाने ठेरने लगते, ना बजाने लगते। वे शुरू से ही देखकर सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन मग ही उस दांत किटकिटाने वाली भौर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया, मतलब कवि को ले आया। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझी ही न थी। हाँ, पूरब में लोही, यहाँ पे लोही मतलब शाम का समय जो है बादल होता है, वो लग गया था। ललिका, जिसकी ललिका को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। जो शुक्र तारा जो था वो ललिका, यानी जो रात का समय जो लालपन जो दिखाई देता है, वो उसको बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी अंधेरा कह सकते हैं, कोहरा जो था वो छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। यह उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, ऐसा लगता है कि पूरब से जो हवा चल रही है उस पर काली कमली, यहाँ पे कह सकते हैं जो ठंडी के समय जो कोहरा हो जाता है, उस तरह काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत की अपनी खंजड़ी लिए हुए बैठे थे। उस समय मतलब जो बजाते हैं उससे, वो उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी आवाज निकल रही थी। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित होते मालूम नहीं होता। अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार फिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, यानी गर्मियों और उनकी जो सांझ जो होती थी वो कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में वो आसन पे यहाँ पर पलाठी मार के बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते उनके साथ। उसके बाद खंजड़ियों और करतालों की भरमार होती वहाँ पे उस समय। उसके बाद आगे कहते हैं कि एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। क्या कह जाते? तो उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, 2-3 बार, मतलब दूसरी बार या दोहराती मतलब 2 बार बोलती, तिहराती मतलब 3 बार बोलती। धीरे धीरे ऊंचे स्वर होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोता के मन में ऊपर उठने लगते हैं, मतलब उनके मन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी कह सकते हैं ना, जैसे हम शराब कोई पीता है उसमें क्या होता है, वो शराब के अंदर खो जाता है वो, ऐसे उनके स्वर से लोग उस पर हावी हो जाते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो गया, मतलब यहाँ पे लोटपोट हो गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा था, मतलब बोधा सा था, यानी सुस्त भी था और थोड़ा मतलब कम दिमाग का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या पार करना चाहिए जो लोग कम समझदार हों और सुस्त लोग हों, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं और उसी से वो क्या होते हैं, मतलब वो अच्छे मतलब सुधर भी जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, अगर आपके घर में कोई ऐसा भाई बहन है, अगर आपका है जिसका दिमाग कम चलता है, तो उसको आप सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा प्यार आप देंगे तो उसका जो पागलपन जो भी होगा वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बड़ी सादे से उसकी शादी कराई थी। पतोहू मतलब उसकी जो पत्नी, बहू जो आई थी, वो बड़ी ही सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रतिबंधिता बांधकर पाबंदी जो थी वो मतलब बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करा दिया था। उसने उनका बेटा बीमार, उस समय मतलब उस समय उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही लेती है और रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। उसके बाद कौतूहलवश यानी जिज्ञासा पूर्वक, ठीक है, हम उनके घर गए। देखकर हम दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े
से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, मतलब वहाँ पे, और उन फूलों में कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। यानी उनको जो लड़का जो सफ़ेद कपड़े में अंदर बिछा हुआ है, मरा हुआ, उस पे फूल और तुलसी भी वहाँ पे वो डाले हुए हैं। और सरहाने पर एक चिराग जला रखा है, और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। कौन? तो यहाँ पे कह सकते हैं बाल गोविंद भगत। और वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू उनकी बीवी रो रही है, जैसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गीत गाए ही जा रहे हैं। वो गाते, कभी कभी पतोहू के नज़दीक जाते और उनसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, ऐसा कवि उसकी पतोहू को कहते, मतलब यहाँ पे बाल गोविंद जो है वो अपनी पतोहू को कहते। उसके बाद विरहिणी अपने प्रेम को जा मिली, मतलब विरहिणी जो है वो अपने प्रेम को के साथ जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, अगर आप किसी चीज़ को कुछ पाना चाहते हैं या युद्ध में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, उसके प्रति मेहनत लगाओ और आत्मविश्वास आपको होना चाहिए। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं, मतलब जल्दी नहीं किया। पतोहू से भी आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, टाइम पूरा हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया कि आप अब इस बहू को ले जाओ। यह आदेश देते हुए उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रोककर कहने लगी, मैं चली जाऊंगी तो यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रोककर कहने लगी, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन, मतलब आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। बीमार पड़े तो आपको एक चुल्लू पानी भी कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील बाल गोविंद भगत की, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब उसके बेटे के अनुरूप ही हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते हैं। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। कबीर 30 कोश यानी 30 किलोमीटर पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, मतलब वो ऐसा कहते हैं। अंत घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही मतलब आकर लौटकर खाते। यानी जब रास्ते पे चलते तो वो किसी से भिक्षा, किसी से कोई चीज़ क्यों मांग रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। घर से ही खा के चलते और वापस वहाँ से गंगा से आने के बाद घर पर ही खाते। रास्ते भर वो खंजड़ी बजाते यानी गाना बजाते और गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में ही वहीं बस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जीवन वाली। यानी अब भी वो बुजुर्ग तो हो गए थे, लेकिन अभी उनकी आदत यानी जो ताकत जो थी वो भी पुरानी वाली, यानी बोलने का तरीका। एक बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत सुधरी नहीं। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेत व्रत तो छोड़ने वाले नहीं। यानी जो व्रत रखते हैं ना हिंदू लोग, नेत व्रत, मतलब उसमें कुछ खाना नहीं खाते, फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, तो वो नृत्य व्रत जो थे वो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, मतलब वो कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने का कहा, किंतु हंस कर टाल देते। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था कि तागा टूट गया हो। माला एक एक दाना बिखरा हुआ है। भौर में लोगों ने गीत नहीं सुना, यानी उन्होंने उस दिन गाया तो सही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस तरह मालों से मोती जो टूट जाती है तो धीरे धीरे एक कर गिर जाती, उसी तरह उनकी आवाज़ आ रही थी। और शाम को, यानी भौर मतलब यहाँ पे शाम को उनकी गीत की आवाज़ ना आई। तब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जो है वो अब नहीं रहे, और सिर्फ उनका पंजरा ही पड़ा हुआ है। पंजरा मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स कह सकते हैं हड्डियों का जाल ही पड़ा हुआ है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पार्ट बाल गोविंद के जीवन के बारे में बताया गया, जिसमें उनकी बेटी और जिसमें उनका बेटा और एक बहू के बारे में बताया गया। जो बेटा क्या था, बहुत ही कह सकते हैं मतलब यहाँ पे अक्लमंद नहीं था,
और वो किस तरह अपने गीत के प्रति इतना प्रेम था जिससे सारे लोग, उनके गांव के लोग उसके गीत सुनकर गूंजने लगते थे। उन सारे के बारे में इससे वर्णन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया अभी तक आपने नहीं किया है तो, और घंटी के बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि अगले वाला जो आने वाला वीडियो जो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद।